इस वीडियो में अपने विल बी टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड इसके पहले 2 बार आई गॉट स्टक एट द प्रीलिम्स लेवल इटसेल्फ। तो ये मेरा थर्ड प्रीलिम्स था, फर्स्ट इंटरव्यू एंड फर्स्ट मेंस। Now talking about the strategy for prelims, the thing is because I have failed twice in prelims, I can understand the feeling and I have done lots of research on how to tackle prelims. So I'll just share my strategy and सबका अपना अपना strategy होता है। Actually के 3 अलग अलग लेवल है, prelims, mains और interview, और तीनों अलग अलग एस्पेक्ट्स जज करते हैं आपके पर्सनालिटी की। prelims talk about the objectives and MCQs, mains talk about the analytical and subjective skills, and interview is actually personality test. So इसलिए किसी किसी का हो सकता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग हो, किसी किसी का सब्जेक्टिव एंड किसी का डिपेंड करता है। तो मेरे केस में इशू ये था कि माय ऑब्जेक्टिव एरिया वाज अ बिट वीक एंड दैट माइट बी अ रीजन दैट आई गॉट स्टक ट्वाइस इन द प्रीलिम्स लेवल। तो ऐसा कुछ ये बात नहीं है कि मेरा कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुआ था, बस उसमें कुछ एड ऑन्स हुए थे जो कि some of them I found out by myself and in some areas I was helped by some of my seniors. So I'll just share some of them. पहला बात ये है कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है एंड ये भी नहीं है कि खाली डायरेक्टली फैक्चुअल करंट अफेयर्स आ रहे हैं, एनालिटिकल करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं एंड अलोंग विद दैट करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आ रहा है। तो इट्स नॉट दैट कि जो 5 इयर्स पहले जो करंट अफेयर्स पूछे जाते थे जिस तरीके से वैसे ही पूछे जा रहे हैं, अभी हर बार चेंज होता रहता है and that is why you have to understand the trend of the UPSC and change your preparation accordingly. For current affairs हम क्या किया था कि बहुत वैरायटी ऑफ सोर्सेस से पढ़ाई किया था। For current affairs specifically हम डेली न्यूज़पेपर रीड करता था from the Indian Express. I used to watch videos called Prelim Booster News Discussion on Only IAS YouTube. Then a video called Pre-Cure and Pre-Mix on Sleepy Classes. And along with that monthly जो current affairs के magazines आते हैं हम वो भी रेफर करता था, और Vision IAS and Insights every month. And after the completion of 12 months, like two months before the prelims, राव का एक स्टडी फोकस मैगजीन निकलता है प्रीलिम्स के लिए अलग से। आई रेड दैट आल्सो फॉर एवरी टॉपिक। तो उससे क्या होता है, आप अगर वैरायटी ऑफ सोर्सेज से पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप एक बार रीडिंग करने से भी 5 बार आप रीड कर अलग अलग एरिया से रीड करें। दूसरा क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या कोई भी पर्टिकुलर सोर्स एग्जॉस्टिव करंट अफेयर्स कवर कर ही नहीं सकता, तो यू आर रिड्यूसिंग मिनिमाइजिंग योर रिस्क। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज बहुत लोगों का ये मतलब इश्यू रहता है कि हाउ डू आई यूज द करंट अफेयर्स इन मेंस। इफ यू हैव डन करंट अफेयर्स सो एग्जॉस्टिवली, वो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाता है, तो वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है एंड मेंस में भी हेल्प करता है। तो मैंने अपने बेसिक बुक्स, जो हमारे 6 पिलर्स हैं मैं मानता हूँ प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को अगर एक आप टोटल ब्लॉक के तरह लें, तो ये जो आपके जो मेन पिलर्स हैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन के, आपको इंश्योर करना है कि ये सारे पिलर्स पर आपकी जो बढ़त, आपकी जो पकड़ है वह मजबूत रहे, और कहीं ना कहीं यह आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है इनमें वह पूरी रहे, जिससे कि आप जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए आप उनको अच्छे से समझ पाएँ, आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अब मैं बात करता हूँ अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। प्रीलिम्स में मानता हूँ, देखिए बहुत हद तक ये आपके जो प्रैक्टिस आप करते हैं MCQ, उसमें एक बहुत पाइवटल रोल प्ले करता है ये प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, आजकल जो प्रीलिम्स का ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको एग्जाम में उसी वक्त सोचना पड़ता है कि आप क्या इसको किस तरह एलिमिनेट कीजिएगा, ऑप्शंस को क्या गेस कीजिएगा। तो ये गेस वर्क और ये एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, ये ऐसी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है, और इसके लिए आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट से, जितने डाइवर्स टेस्ट हो सके उतने डाइवर्स टेस्ट दें। और मैंने अपनी जब मैं पहली बार जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था, उस साल भी मैंने कम से कम 30 टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के। अपनी इस बार वाला जो मेरा अटेम्प्ट था, इसमें मैंने इसको और रेक्टिफाई किया, मैंने इस बार कम से कम 50 टेस्ट दिए। 3-4 कोचिंग के मैंने जो है प्रीलिम्स के टेस्ट मार्केट में अवेलेबल, आपको मार्केट में प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। तो वो जो टेस्ट पेपर्स अवेलेबल थे, उन टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करके मैंने प्रीलिम्स के कम से कम 50 टेस्ट दिए। मैंने GS स्कोर का एक सिमुलेशन प्रोग्राम था, जिसमें कि आप एग्जाम कंडीशंस में जाकर 3 से 5 टेस्ट दे सकते थे, वह भी वो प्रीलिम्स का सिमुलेशन वाला भी ज्वाइन किया था मैंने वो, और मैंने इंश्योर किया कि मैं वहाँ पर एग्जाम कंडीशन में जाकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिस तरह OMR को एग्जाम में मार्क करते हैं, जिस तरह अपना नाम लिखते हैं हम वहाँ पर, जिस तरह हम वहाँ पर वो 2 घंटे में जो एंग्जाइटी फील करते हैं, जो प्रेशर फील करते हैं, तो वह प्रेशर वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके,
और जिससे कि मैं एग्ज़ाम में वह प्रेशर मुझे दोबारा नहीं झेलना पड़े, मैं उसके लिए अकस्टम्ड हो जाऊँ। तो इसके लिए मैंने कई सारे टेस्ट दिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा मेरे प्रीलिम्स के जो इस बार का जो सक्सेस था उसके पीछे। मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार अटेम्प्ट किया है एंड मैंने दोनों बार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। मैं ये बता दूं कि मुझे पिछली बार और इस बार दोनों बार मैंने कंफर्टेबली प्रीलिम्स को क्लियर किया है एंड प्रीलिम्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे ही ऑलरेडी मैंने बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। दिस वीडियो इज़ प्राइमरली लास्ट 1 मंथ में आप क्या करें ताकि आप कंफर्टेबली अच्छे स्कोर के साथ प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ 4 अक्टूबर को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बिकॉज जो ओवरऑल एटमॉस्फियर है अभी कि प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, बहुत सारे रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं, बहुत सारे पेटिशंस कोर्ट में फाइल हो रहे हैं, तो एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फियर है पूरे एस्पिरेंट कम्युनिटी में प्रीलिम्स 2020 को लेकर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है एंड जो भी मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उसके बेसिस पे मोस्ट सर्टनली प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराएगी। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर प्रीलिम्स टाइम पे कंडक्ट नहीं कराती है यूपीएससी तो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है एंड अगर और भी डिले होता है तो एग्ज़ाम साइकिल जो कि यूपीएससी बहुत मुश्किल से स्टिक कर पाती है वो अफेक्ट होगा एंड जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो आप ये मानकर चलें कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डेफिनेटली कंडक्ट करा रही है। एक बार आपको ये आप बिलीव कर लें कि प्रीलिम्स हो रहा है, तब अकॉर्डिंगली नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने पूरे प्रिपरेशन को चैनलाइज करें सही ढंग से। अबाउट 35 डेज़ हैं प्रीलिम्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे आप कोई भी नए सोर्स का मतलब कोई भी बुक या कोई भी मटीरियल जिसको आपने पिछले 1 साल में हाथ नहीं लगाया है, उसमें प्लीज़ डोंट गेट इनटू दोज बुक्स और दैट मटीरियल। इससे आपके कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगी नेगेटिवली एंड आप रिटेन भी नहीं कर पाएंगे जो आप इस समय पढ़ें 4 अक्टूबर के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात है। अब है कि आप करें क्या। तो लास्ट 1 मंथ में अबाउट 30 डेज अगर हम मान के चलें तो आप 2 बार कंफर्टेबली पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को आप बहुत ही अच्छे से आप स्पीड रिविजन्स कर सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा रिक्वेस्ट आप सबसे या सजेशन कि आप 15 डेज एंड 15 डेज 2 शेड्यूल बना लें। फर्स्ट 15 डेज में आप एक रिवीजन कंप्लीट करें और नेक्स्ट 15 डेज में आप एक सेकंड रिवीजन करें। लास्ट 3-4 डेज को आप रिलैक्स करने के लिए एंड जनरली जो छोटे मोटे कुछ फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए रखें। कमिंग टू द फर्स्ट 15 डेज, देखिए आइडियल वे ये रहेगा कि आप इन 15 डेज में इर्रिस्पेक्टिव कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप एक शेड्यूल बनाएं और उसको स्टिक करें। शेड्यूल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ें। जैसे आप पॉलिटी और एनवायरनमेंट आप साथ में पढ़ सकते हैं और रोज़ एवरीडे बेसिस पे आप करंट अफेयर्स भी अपने रिवाइज करते रहें। ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 15 डेज में आप सारे के सारे करंट अफेयर्स पिछले 1 साल के और इसके अलावा आप अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लें। थर्ड थिंग है कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई बिलीव अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 20 डेज आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने चाहिए। एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए एंड आप कोशिश करें कि हर इन मॉक टेस्ट में आप अबाउट 100 to 110 या अबव दैट आप उस रेंज में स्कोर करें। इससे आप में पॉजिटिवली आप मोटिवेटेड रहेंगे एंड आपको और पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो ये हुई फर्स्ट 15 डेज की बात। नेक्स्ट 15 डेज में भी आपको यही करना है, बट आप उन 15 डेज में ये करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड विच यू आर लाइकली टू फॉरगेट, लाइक हिस्ट्री, लाइक आर्ट एंड कल्चर एंड लाइक ज्योग्राफी, या जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगे, उनका रिवीजन आप टुवर्ड्स द एंड रखिए। जैसे आप सितंबर के लास्ट वीक में उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें, पॉलिटी, ताकि आप प्रीलिम्स के जस्ट पहले आपकी मेमोरी फ्रेश रहे। एंड फर्स्ट 10 डेज यू कैन यूज फॉर सब्जेक्ट्स जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। करंट अफेयर्स तो आपको रेगुलरली आपको पढ़ना ही है। अब फोर्थ चीज़ जो है, जो कि एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें, तो मेरे हिसाब से अगर आपने अप्रैल तक करंट अफेयर्स पढ़ा है पिछले 1 साल से, अप्रैल 2020 तक, तो आपको आगे की करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिकॉज पेपर मेरे हिसाब से पहले ही सेट हो गया होगा,
तो आप अप्रैल मई स्टार्टिंग तक के ही करंट अफेयर्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहें, उसके आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है। ये रहे 30 डेज के प्रिपरेशन की बात। Generally, we talk about what should be done and what should be studied for prelims 2020. Now we will talk about the don'ts, what not to do or what to avoid things for prelims. The first important is do not study or revise too much or extra for those subjects which carry the lesser marks in the UPSC, be it like ancient India, medieval India, or the static portion of science and technology. So we have to go for proportionate to the marks. Our effort should be accordingly. Second important is don't compare your preparation with anyone else. Every topper each year has a unique journey of his or her own. So you have to also believe in your way of preparation. Otherwise, if you compare with anyone else, you will compromise with your own priorities and the sequence of preparation. The third important thing is don't read the new things now, because syllabus is unlimited. You have to focus and believe in whatever you have read throughout the year. Just revise that. Multiple revisions is the key for success in the prelims. Don't expect that you will be able to cover the 100% syllabus of the prelims, because having this impractical goal for yourself will make you frustrated. You will come under undue pressure for covering more and more syllabus. So remember that UPSC cutoff has gone never beyond 110 except on one occasion. So it means only 55 net questions we have to do correctly, not the 100% questions. Then don't read, revise, remember each and everything in the whatever current affair reading material you study. Again, on the basis of previous year question paper analysis, it shows that some subjects carry more weightage from the current affairs, like science and technology, or government schemes current affair booklet, or even the environment. From economy, we can have some organizations, some economic indexes, reports published, and in IR also we can go for international organization or some important treaties and agreements. So we have to do selectively the current affair. Don't go into the comfortable mode just before the exam. I have seen with my friends that many of them choose the subject of their own comfort just before few days of the prelims. It will not be a rational decision. So try as much as you can to have your own sequence not getting disturbed as exam approaches. Don't stay in the coaching test series mode till the last day of preparation. Otherwise, your mind will get tuned to the question paper set by the coaching and not as per the UPSC paper. So, in the last week at least, we should go for the UPSC previous year question paper so that you get tuned to yourself for the UPSC question paper. Don't rush for solving the maximum number of prelims question papers. I have my friends who have solved 100 plus question practice paper for the prelims, yet they have not been able to qualify. My point is that the learning from solving the prelims question paper is more important than how many practice paper you solve. So selectively choose as per your own need the subject in which you think you are weak, and 2-3 full syllabus question paper you can solve, but don't make it that every day you have to solve each and every question paper. Then if you talk about on the exam day, don't panic if on the first page you are not able to attempt even a single question. Generally happen that when we initially, suppose I got a set C
and initially some questions I'm not able to solve. They get fumbled, and then randomly we start from the middle of the question paper. Don't do that. Have your own sequence from 1 to 100, read that sequence. Otherwise, what will happen? You will lose your both confidence as well as time. Believe that UPSC come up with the balanced question paper inclusive of all subjects. Next important thing is, don't be overconfident about the prelims. This is especially true for the candidates who have got selected this year and then trying to improve their rank, so they are again appearing for the prelims. As I was earlier in the IRS and Indian Police Service, I have gone through that phase. On that basis of experience, I will say that every year is a fresh year, competition is new, prelims is very uncertain, so you have to be confident, but don't be overconfident about the prelims. अब नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी नोट्स मेकिंग और रिवीजन की टेक्निक। तो मैंने सारी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट के, लक्ष्मीकांत को छोड़ के। लक्ष्मीकांत को मैंने अच्छे से रिवीजन किया, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट करके रखा है, तो मेरा वो रिवीजन जल्दी से हो जाता है। इसके अलावा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मैनुअल हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, शंकर IAS, सब जो भी मैंने नोट्स फॉलो किए हैं, स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, उस सब के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। मैंने इवन करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। मैं जनरली विजन की मंथली फॉलो करता था। आप लोग चाहें तो PT 365 भी पढ़ सकते हैं। PT 365 पढ़ेंगे तो शायद आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ये आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने विजन 365 के 2-2 पन्ने के हर मंथली मैगजीन के नोट्स बनाए, जो मैंने सेकंड रीडिंग के बाद बनाए, जिससे कि आप सारी चीज़ें उसमें ना लिख लें, केवल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें प्रीलिम्स के फैक्ट्स ज़्यादा देने हैं, क्योंकि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जब करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें वही चीज़ नोट करें जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको समझने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और आपको किस तरह की डिटेल उसमें लिखनी है, वो आपको प्रीवियस के पेपर्स एनालाइज करने होंगे प्रीलिम्स के, जिसमें आपको पाएंगे कि आपको डिमांड क्या है UPSC की, वो समझ में आएगी। कभी कभी क्या होता है, हम अननेसेसरी डिटेल्स उसमें लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि किस तरह की डिटेल पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स बहुत आती हैं UPSC पेपर में, 1-2 स्कीम्स ज़रूर आती हैं, तो उन स्कीम्स के बारे में कितनी डिटेल पूछी जाती है, कितने तरह की डिटेल पूछी जाती है। जनरली मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बेनिफिशियरी की लिस्ट पूछी जा सकती है, पर अननेसेसरी बहुत सारी डिटेल्स कोचिंग के मटेरियल में आती हैं, वो आप ना करें और प्रीवियस के पेपर्स को देख के उसकी डिमांड को समझ के उतने ही नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज़ करें। जब आप प्रीवियस के पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह के नोट्स हमको बनाने हैं और कितनी डिटेल में हमको जाना है। नाउ अब आता है रिवीजन की टेक्निक। रिवीजन की मेरा मेजर फोकस रिवीजन पे ही रहा है। मैंने स्टैंडर्ड बुक के सारे बुक के 4 बार रिवाइज़ किए हैं और इसके इसलिए मेरे को एक कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं अगर कोई भी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आया, कोई भी जो मेरी पढ़ा हुआ चीज़ से क्वेश्चन आया, तो मैं 100% उसको कर पाऊँगा। तो हमेशा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है प्रीलिम्स अटैम्प्ट करने के लिए? फर्स्ट कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट्स करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, देयर आर 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने अपना सैम्पल साइज़ है मेरा। जो एक होता है कि जो एक्यूरेसी पे खेलते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे होते हैं जो कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे खेलते हैं। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन से लिस्ट में आते हैं? जब आप अपने मॉक टेस्ट करते हैं तो आपको ये हमेशा पता रहेगा कि आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके 50 ठीक हो रहे हैं। आप 80 कर रहे हैं तो भी आपके 50 हो रहे हैं ठीक। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, या फिर एक्यूरेसी वाली में आते हैं या फिर मोर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं सेकंड कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, जो कि मोर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्वेश्चन वाले होते हैं, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक्यूरेसी पे खेल रहे हैं या नहीं, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वेरी करती है 40 to 60% के बीच में। 50+ अब रेगुलर नहीं जा रही है, बट अगर आपके 50% से 55 तक आ रहे हैं तो आप बहुत सेफ जोन में माने जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप वो 60 क्वेश्चन करके ला सकते हैं मार्क्स 110 तक, 70 क्वेश्चन करके ला सकते हैं, या फिर 80 क्वेश्चन करके लेके सकते हैं। ये आपको सबसे पहले खुद डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा ये कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे MCQs को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो मैं अपने छोटे एक्सपीरियंस से ये आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स सिली स्टूडेंट्स करते हैं, या फिर हम लोग किस वजह से प्रीलिम्स में बाय मार्जिन 1 मार्क्स से रह जाते हैं, 2 मार्क्स से, या फिर 1 मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं या 2 से करते हैं।
क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको आइदर बाहर करते हैं या फिर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो वो ऐसा नहीं है आपका सेट आता है पर्टिकुलर, तो 100 क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। 100 क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ए सेट मिला आपको, पहला क्वेश्चन आ गया साइंस एंड टेक का, बी सेट में हिस्ट्री का है, सी सेट में ज्योग्राफी का है, डी सेट में इकोनॉमिक्स का है। तो आपको ये प्रेशर नहीं लेना है, आपका फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स वीक है और आपको सेट वो आ गया जिसमें इकोनॉमिक्स ही फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रेशर फील नहीं करना है आपको वहाँ पे। उसमें आपको क्या करना है, आप टर्न मार दीजिए 25 क्वेश्चन सेट, क्योंकि यूपीएससी का अक्सर आप देखेंगे 25 सेट्स में क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एग्जांपल 25 डी सेट में जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो 26 अगेन वो होगा कि जो ए सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है या बी सेट का है या फिर सी सेट का क्वेश्चन है। इस तरीके से होता है यूजली, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पहले 8-10 क्वेश्चन आपकी जोन से नहीं है, तो उससे यूजली क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूटी में करेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको 8-9 में से आता नहीं है। अगर आता है तो आप गलत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा उसको फटाफट शिफ्ट कर दीजिए उस 26 क्वेश्चन पे डायरेक्टली। तो उससे आपको क्या रहेगा कि हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और कॉन्फिडेंस ही एक की है जो कि आपको एग्ज़ाम निकालने में हेल्पफुल होगी। जब अगर फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और 10 के 10 आपको आते हैं, तो ऑब्वियसली आप 11वें क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि आपको स्टार्ट कौन से क्वेश्चन से करना है। कोई ज़रूरी है स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट से 100 तक चलना है या 100 से फर्स्ट तक चलना है। आप जहाँ से चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। So in the prelims, I'll tell you the following books which I refer to while my preparations of civil services prelims examination. So basically what I did in my 2018 attempt was that I chose one test series. So in my case I chose Insights on India test series, and I totally relied upon their schedules. So from July month itself I started following their schedules, and one by one my syllabus started to finish up by the month of March. So the following books I referred for my preparation of prelims. For ancient India and medieval India, I relied upon Tamil Nadu textbook, and along with that I also read new NCERTs of 7th and 8th class which is related to our past 1 and 2. And along with that there is also a book of class 11th called as Themes of India 1, which is of ancient India, and Themes of India 2, which is of medieval India. I would like to tell you that in the CAPF Assistant Commandant 2018 examinations, there were more than 10 questions which were directly taken from the Themes of India 2. So this is just to emphasize that UPSC also uses these books, as these are the standard NCERT books. So the questions can be asked directly from these books. So kindly read these books along with, of course, Tamil Nadu textbook which covers it holistically. For modern, I relied upon Spectrum, which is a book by Rajiv Ahir, and along with that Themes of India 3, it's a very small book, and if one has covered the spectrum wholeheartedly, it will take not more than a day or two to complete the Themes of India 3. And what Themes of India 3 does is that the book is given in a thematic format, and therefore it looks into those aspects which are not covered in the spectrum book. And after modern India, polity. For polity, there is only one and only Lakshmikant that one can follow, and in my case I would like to tell you that I have read Lakshmikant more than 20-25 times. The more number of time you read, the better you will be prepared to face the questions, because it is for sure that more than 10 to 15 questions will be asked in the polity section, and most of them can be tackled using the Lakshmikant book. So therefore read multiple times. Lakshmikant book has to be read multiple times. And last thing which I would like to say is that also use your OMR sheets for filling up the bubbles during your practice test itself, because that really helps you to do not make any wrong bubble filling in your answer sheets, because I have seen that even the people who have prepared for 3 times or 4 times, they even do the mistake. And whereas in prelims one can be out of the game by just up 0.33 marks, so it becomes very important to not do these kind of silly mistakes. I think that's all for the preparation of prelims. Thank you.